हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिकैम साइंस में। जैसा कि हम लोग नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ रहे थे पी ब्लॉक केमिस्ट्री के बारे में, तो उसी को हम लोग फर्दर डिस्कशन में लेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक की अगर हम लोग बात कर रहे थे तो जिसमें हम लोगों ने कार्बन के बारे में डिस्कस किया था, कार्बन नाइट। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें सबसे पहले शुरू हुआ था बोरॉन से, फिर कार्बन से, फिर नाइट्रोजन से, फिर इसके बाद में शुरू हुआ था ऑक्सीजन से, फिर यहाँ पे फ्लोरीन से, फिर यहाँ नियॉन हीलियम जीरो ग्रुप के आ जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने शुरू किया था। अगर हम लोग बात करें तो ये G13 का है, ये G14 का है, ये G15 का है, ये G16 का है, ये G17 का है और ये G18 का है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अगर हम लोग इसको नीचे लिखने की कोशिश करें तो बैल गाड़ी इन ट्रॉली, कौन सिखाने गया सनकी पागल को। इस तरह से हम लोगों ने न्यूमेरिक्स इसका बनाया था। अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ की बात करें। अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ये है अपना ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे सल्फर, फिर सेल्यूरियम। इस तरह से हम लोग इससे टीको करके हम लोग बना सकते हैं कोलेरियम। इस तरह से क्लोरीन और इसी तरह से हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह से आयोडीन, इस तरह से एस्टाटीन हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें कंटिन्यू जा सकते हैं। अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं। तो हम लोग देख पाते हैं कि साइज के बारे में क्या हो रहा है इसमें। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कैसा होता है, साइज जो है वो डिक्रीज कर जाता है इस तरह से। अगर हम लोग बात करते हैं टॉप टू बॉटम जाने की तो जो साइज है वो क्या होता है, साइज इंक्रीज कर जाता है। साइज इंक्रीज क्यों कर जाता है, इसमें साइज डिक्रीज क्यों करता है, उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे बोरॉन के अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो क्या था, 1s2, 2s2, 2p1 था। अब इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसी तरह से इसमें जाता है 2p2, इसी तरह से इसमें 2p3, इसी तरह से इसमें अगर हम लोग इसको 2 हटा के n कर देते हैं np3, np4, इसी तरह से हम लोग इसको कर देते हैं यहाँ पे np5, इसी तरह से np6 हम लोग इस तरह से कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ही क्वांटम नंबर n में जो है इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। और इसी की वजह से अगर किसी एटम न्यूक्लियस है, अगर उसके चारों ओर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होते हैं, जैसे इस तरह से n=1, n=2, n=3, अगर लेफ्ट टू जब राइट हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कोई भी इंक्रीज नहीं होता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं। यही कारण है कि जो एटॉमिक साइज है वो इसलिए इंक्रीज नहीं करता, यानी डिक्रीज करता है रिलेटिवली। अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे तो हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज के बढ़ने के साथ साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बढ़ता है, जिससे हम लोग देख पाते हैं कि इसका एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है। तो एटॉमिक साइज जो है वो डिपेंड करता है किस पे, एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये कुछ मेन बात है जो मैं आपको बताना चाहता था इस पी ब्लॉक के बारे में, कि किस तरह से लेफ्ट टू राइट जाने पे और राइट टू लेफ्ट जाने पे किस तरह से वेरिएशन आता है और टॉप टू बॉटम जाने से किस तरह से वेरिएशन आता है। अब आप इसमें एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में स्पेशली हम लोग फोकस कर रहे थे। अभी कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम लोग समझेंगे, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे शील्डिंग इफेक्ट, जैसे एटॉमिक साइज,
एटॉमिक साइज, जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, इस तरह से। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं नेचर में या फिर जो लेबोरेटरी में हम लोग ड्राइव करते हैं, वो फंक्शंस होती हैं इनका आयनाइजेशन, एंथैल्पी, शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइजेस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड डेंसिटी, इन चारों चीज़ों पे और भी कई फिजिकल पैरामीटर हैं जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस तरह से इन पे डिपेंड करता है यूजली। जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो लार्जली इन पे डिपेंड करती हैं अगर हम लोग बात करते हैं तो। इसी तरह से अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें एटॉमिक साइज की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें एटॉमिक साइज के बारे में। अब आप इस चीज को समझिएगा कि एटॉमिक साइज को जैसे इस नेसेंट नॉर्मली हमको जो है अगर हम ढूंढने जाएंगे बोरॉन एटम को तो फाइंड करना काफी मुश्किल है। अगर हम लोग नाइट्रोजन को सिंगल एटम ढूंढने जाएंगे अगर हम लोग तो डिफिकल्ट टू फाइंड। तो फिर हम इस एटम की नाइट्रोजन या फिर बोरॉन के एटम के साइज को कैसे बताते हैं, इस चीज को समझिएगा। नॉर्मली जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऑब्जर्व किए जाते हैं और मॉलिक्यूल क्रिस्टल की फॉर्म में या फिर एमोर्फस की फॉर्म में भी ऑब्जर्व किए जाते हैं। इसलिए मान लीजिए कि हम लोग बात करते हैं यहीं पे, हम लोग आयरन ले लेते हैं। मान लीजिए अगर हम लोगों ने आयरन ले लिया है तो आयरन का मान लीजिए ये बॉक्स है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें एटम है, इस तरह से फिट होते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो ये एटम है। तो यूजली एक जैसे कि मान लीजिए ये एक एटम है, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, इसी तरह से इसके बगल में एक एटम होगा, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। अब आप समझिएगा कि हम लोग एटॉमिक रेडियस कैसे पता करते हैं। हम लोग इन दो एटम के बीच की डिस्टेंस पता कर लेते हैं, डी है अगर, तो इसके बीच की जो एटॉमिक रेडियाई अगर हम लोग R1 माने, इसकी R2 माने, तो इसकी रेडियाई R1 प्लस R2 इक्वल टू डी हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग अगर बात करते हैं कि इनके बीच में अगर कोई भी गैप ना हो तो हम लोग कह सकते हैं कि जो Fe की जो R है वो क्या हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। यानी कि बॉन्ड डिस्टेंस का आधा जो है हम लोग नॉर्मली रेडियस मान लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग एटॉमिक साइज को निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा पी ब्लॉक में जो एटॉमिक साइज है वो टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा था। क्यों इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि एक न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर अगर नंबर ऑफ एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज करते हैं हम लोग चले जाएंगे तो हम लोग देखते हैं n=1, n=2, n=3, n=4। तो हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस जो है बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरह से आर जो है एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि इनका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर जाता है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हैं, इसमें अंदर सब सेल भी होंगे इनमें। और हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज जो है वो सब सेल्स का इंक्रीज होता है। इसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2s है, 1s है, 3s है, 4s है, 5s है, तो इनके जो साइज हैं वो इस ऑर्डर में इंक्रीज होते हैं। वो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि n=5 के केस में जो s है वो जो रेडियल स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनमें जो सब सेल हैं, और जब क्वांटम नंबर n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे सब सेल का साइज भी बढ़ता है। इसीलिए हम लोग एटम्स में, एलिमेंट में हम लोग उसके एटॉमिक साइज के डिफरेंसेस को देख पाते हैं, इंक्रीज होता हुआ। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं यहीं पे, अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में, अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जैसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1 है। अगर हम लोग ऑक्सीजन पर कार्बन की बात करें तो 1s2, 2s2,
2p2 है। नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p3 है। ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p4 है। फ्लोरीन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p5 है। इसी तरह से हम लोग अगर नियॉन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p6 है। तो आप एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज कर रहा है, जो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन 2p में ही जा रहा है। इस चीज को नोटिस कीजिएगा कि वो 2p में ही इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू नहीं बढ़ती, यानी n जो है वो इंक्रीज नहीं करता। ये क्रॉस इंडिकेट करता है कि इंडिकेट नहीं करता, एरो इंडिकेट करता है कि इंक्रीज नहीं करता, n इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज नहीं करता, लेकिन हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है अगर, तो हम लोग देखते हैं कि Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो Z की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की पकड़ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं, तो जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Ze को जो है वो इंक्रीज कर जाता है। वहीं पे अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं करता, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। तो आप इस चीज को समझिएगा। तो कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z इफेक्टिव डोमिनेट करता है, और जो हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज डोमिनेट करता है, एटॉमिक साइज डोमिनेट करता है। इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब आप इस चीज को समझिए, अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कमजोर हो जाती है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको हम इजिली आयनाइज कर पाते हैं। इसीलिए टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशनल एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे पकड़ मजबूत हो जाती है। जब आप उसको आयनाइज करने की कोशिश करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को आप एटम से निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे इंक्रीज कर जाती है। अब आप इस चीज को समझिएगा कि यही कारण है कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, वो भी इंक्रीज करती है। वो कि आप इसको एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब देखिएगा कार्बन के केस में 2.5 समथिंग, नाइट्रोजन के केस में 3.0 समथिंग, ऑक्सीजन के केस में 3.2 समथिंग, फ्लोरीन के केस में 4.0 समथिंग। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की का कारण आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है। तो इन चीज़ों को आप एक तरह से लिंक कीजिएगा कि सारे कंसेप्ट हैं, आप इसको समझिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर हम बात करते हैं जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है, अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, यानी वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। अगर हम लोग बात करते हैं जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पे पकड़ न्यूक्लियस की ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाएगी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी हाई है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, देना नहीं चाहता। यहीं पर हम लोग बात करते हैं टॉप टू बॉटम जाने पे, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी इलेक्ट्रॉन पे पकड़ कमजोर हो जाती है, और इसी वजह से हम लोग देख पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लूजली बाउंडेड होते हैं, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। और इसी तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पर कैसी होगी, डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये ओवरऑल ट्रेंड है जो पी ब्लॉक में ऑब्जर्व किया जाता है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब हम लोग स्पेशली नाइट्रोजन फैमिली को फोकस करेंगे।
और हम लोग स्पेशली नाइट्रोजन फैमिली फोकस करेंगे तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर जो साइज है वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर जानी चाहिए टॉप टू बॉटम जाने पे। इसीलिए आप देख सकते हैं अगर नाइट्रोजन के केस में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3.0 है तो फास्फोरस के केस में 2.99 समथिंग ऐसे होती है। लगभग हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है 2.2 समथिंग हो सकती है, हम लोग ऐसे कहते हैं इसको राइट डायरेक्शन में अगर बोलना चाहें तो। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दे सकते हैं। ऐसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी करती है, डिक्रीज कर जाती है। अगर डिक्रीज कर जाती है इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आउटर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इजीली निकल सकते हैं इस तरह से, और ऊपर वालों के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जो है अपनी हायर ऑप्शन स्टेट में नॉर्मली शो नहीं कर पाएगा। तो जिस तरह से हम लोग अगर इसके कॉन्फिग हम लोग इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोटिस करते हैं तो 1s2 2s2 2p3 इस तरह से हम लोग नोटिस करते हैं कि इसमें हम लोग देख पाते हैं कि इसमें d ऑर्बिटल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2d टाइप का कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता। लेकिन जब हम लोग p की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और हम लोग देखते हैं यहाँ पे 3d0 यानी 3 क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 पर हमें डी ऑर्बिटल मिलने लग जाता है। तो ये जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे खाली है। अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि इसके आउटर मोस्ट में अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी से इनको निकालते हैं तो नाइट्रोजन +3 तक शो कर सकता है नॉर्मली, इसीलिए ये NCl टाइप का कंपाउंड तो दिखाता है लेकिन ये NCl5 टाइप का कंपाउंड नहीं दिखाता है। वहीं पर अगर हम लोग इसकी बात करते हैं फास्फोरस के केस में तो 1s2 और अगर हम लोग बात करते हैं इसको 3s2 3p3, अगर हम लोग इसकी बात करें 3p3 तो यानी कि इस 3s का एक इलेक्ट्रॉन निकल कर पहुंच जाता है कहाँ, बी में, इस तरह से डी में पहुंच जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी कि इसमें जो Cn नंबर है वो 5 तक जा सकता है, इसीलिए ये PCl5 में एग्जिस्ट करता है। तो PCl5 यानी Cn जो है वो +5 में एग्जिस्ट नॉर्मली करता है इस तरह से। तो हम लोग देख सकते हैं इसके हाइब्रिडेशन के बारे में कि इसका हाइब्रिडेशन किस तरह से Cn नंबर 5 को शो करता है। तो ये कुछ बातें हो गई एम्प्टी डी ऑर्बिटल के बारे में नाइट्रोजन और फास्फोरस की। अगर हम लोग बात करते हैं आर्सेनिक और बिस्मिथ की, एंटीमनी बिस्मिथ की, इनकी बात करते हैं तो आप इसमें समझिएगा कि इसमें 4f और 5d इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से इसमें 3d इन्वॉल्व हैं और 4d इन्वॉल्व हैं इस तरह से। अब हमें पता है कि जो 3d और 4d होते हैं ये पुअर शील्डिंग शो करते हैं। पुअर शील्डिंग शो करने की वजह से न्यूक्लियस के पास जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी पकड़ ज़्यादा हो जाती है और आउटर वाले मात्र 3p वाले ही बचते हैं। यही कारण है कि जो ऊपर नाइट्रोजन अगर हम लोग +5 की बात करते हैं तो ये टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है और नीचे वाली जो है +3 फेवर करती है, क्योंकि मात्र 3 इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं। जो अपना ns का इलेक्ट्रॉन है वो नहीं निकल पाता क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास ज़्यादा क्लोज फील करता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ 3d 4d एंड 5f 4f के बारे में। तो इसलिए इनकी जो यूजली जो इनके कंपाउंड हैं वो SbCl3 टाइप के या BiCl3 टाइप के मिलते हैं। केवल एक ही कंपाउंड है Bi का, BiF5 करके, जो हमको +5 स्टेट में देखा जाता है। अदरवाइज ये +5 स्टेट में टॉप टू बॉटम जाने पर स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये तो कुछ हम लोगों ने बात कर ली ऑक्सीडेशन स्टेट की। अब मैं और देखता हूँ कि आपको क्या बताना है। इस तरह से हम लोग इसमें देख सकते हैं। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कुछ केमिकल कंपाउंड हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग क्रस्ट पे बात करें, क्रस्ट में यूजली नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो कंपाउंड हैं वो यूजली NaNO3 के रूप में और KNO3 के रूप में मिलते हैं यूजली। ये इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्रस्ट में पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर, चिली
सॉल्ट पीटर, और इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। तो ये आप समझिएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन, इसमें एटम परसेंटेज ऑक्सीजन का ज़्यादा है, और जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, O2 की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए कि हमें किसी को इग्नाइट करना हो, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है X और ये इग्नाइट नहीं हो रहा है, और इसको इग्नाइट करना है, अगर फ्लेमेबल है लेकिन शार्पली इग्नाइट नहीं होता, तो इसके ऑक्सीजन के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें NaNO2 NaNO3 या KNO3 को मिला देते हैं, और उसका इग्निशन जो है वो फास्ट हो जाता है। तो उसका इग्निशन जो है फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो हमारी माचिस है, तो माचिस की जो तीलियां हैं उसमें यूजली जो फास्फोरस होता है, तो जो उसमें रेड या वाइट फास्फोरस P4 टाइप का होता है, उसमें KNO3 को या फिर NaNO3 को मिलाया जाता है। तो ये KNO3 और NaNO3 क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करते हैं ड्यूरिंग हीटिंग, और ये इस तरह से हमारी माचिस को थोड़ी सी रब करने की वजह से ही बर्न हो जाता है और हीट जनरेट होती है। तो ये तो कुछ प्रॉपर्टी हो गई इसकी चिली सॉल्ट पीटर के बारे में। यूजली ये एक्सप्लोसिव नेचर के, हम लोग कह सकते हैं एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, और फर्टिलाइजर में भी इनको यूज किया जाता है। तो इनको फर्टिलाइजर में भी इनको यूज किया जाता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा अगर हम लोग इसकी बात करते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं जैसे KNO3 है और NaNO3 है, तो ये वाटर में जो है घुलनशील है, डिजॉल्वेबल है। अब आप समझिएगा, अब आप इस चीज़ को समझिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपकी ये माचिस है और यहाँ पे इसमें KNO3 मिला के रखा है, और जब रेन होती है तो ये जो वेट हो जाती है, ये वेट होने की वजह से आप इसको रब करोगे तो वो बर्न नहीं होगी। उसका कारण है क्योंकि जो इसमें KNO3 और NaNO3 मिलाए हैं वो नॉर्मली डिजॉल्व हो जाते हैं और K प्लस और NO3 की फॉर्म में टूट जाते हैं। इसी तरह से ये NO3 की फॉर्म में टूट जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो मीडियम है, जो इन्वायरमेंट है, जो सॉल्वेंट है, किसी केमिकल रिएक्शन में एक रोल प्ले करता है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा अगर हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं थोड़ा और समझने की चीज़ों को, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं जैसे, तो जो फॉस्फेट है हमारा, तो जो हमारा फॉस्फोरस है वो नेचर में फॉस्फेट के रूप में मिलता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। इसका जो फॉस्फेट रॉक होती है, हमारी फॉस्फेट जो रॉक्स होती हैं यूजली उनमें एपेटाइट की फॉर्म में ये मिलता है, एपेटाइट की फॉर्म में ये मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बोलें जैसे CA9PO4 का होल 6, और इसी तरह से .CaX2, इस तरह से यहाँ पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या फिर OH हो सकता है। तो इस तरह के फ्लोरो एपेटाइट या फिर हाइड्रो एपेटाइट टाइप के मिलते हैं। इसी को हम लोग कोड के इस तरह से भी लिख सकते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, या फिर यहाँ पे हम लोग F की जगह पे फ्लोरीन लिख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे CA9PO4 का होल 6 CaCl2 टाइप का लिख सकते हैं। इस प्रकार के एपेटाइट हमारी जो नेचर है वो रॉक हैं उनमें पाए जाते हैं, उसकी फॉर्म में हमें फॉस्फोरस देखने को मिलता है। तो ये कुछ बात हो गई इसकी। अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे चलते हैं इसी नाइट्रोजन फैमिली में। तो हम लोगों ने नाइट्रोजन की बात कर ली, फास्फोरस की बात कर ली, हम लोग आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ की बात करते हैं। तो हम लोग अगर बात करते हैं इनकी, तो ये जनरली जो है सल्फाइड के रूप में साथ में टुगेदर पाए जाते हैं। जैसे मान लो नेचर में बात करते हैं, मान लीजिए Na2S है इस तरह से। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जिसके साथ में हमें Sp, Bi और As टाइप के कंपाउंड्स भी देखने को मिलते हैं, और ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पहले डिस्कस कर लिया था कि Sp और Bi की एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट इक्वल होने की वजह से जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी सेम होती है, इसलिए ये लोग साथ में पाए जाते हैं नेचर में, इसीलिए सल्फाइड के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात हो गई इनके बारे में। अब मैं और देख लेता हूँ कि आपको क्या बताना है इसमें। इम्पोर्टेंट चीज़ आप समझिएगा।
इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ शील्डिंग के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ा सा कुछ डिस्कस करूँगा शील्डिंग के बारे में। तो आप देखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि एक न्यूक्लियस है इस तरह से, अगर ये न्यूक्लियस है, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं, जैसे इसमें प्रश्न क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 है, इसी तरह से इसकी बात करते हैं, प्रश्न क्वांटम नंबर n2 है, इसी तरह से एक और प्रश्न क्वांटम नंबर बनाए तो n इक्वल टू 3 है। यहाँ पे मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 हैं। अब आप ये बताइए, मान लीजिए इसका Z इक्वल टू 13 हम लोग एल्यूमिनियम को ले लेते हैं, और आप ये बताइए कि जो Z न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है n इक्वल टू 1 में जो अट्रैक्शन फील करता है, क्या वही अट्रैक्शन n इक्वल टू 3 वाला फील करेगा? तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्शन फील होता है। लेकिन जो अट्रैक्शन n इक्वल टू 1 में है वो क्या अट्रैक्शन n इक्वल टू 3 के लिए है? नहीं है, क्योंकि ये कुछ इस तरह से है कि n इक्वल टू 3 वाले ब्लॉक में या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बैठे हुए इलेक्ट्रॉन को ये नहीं दिखता कि अंदर इसमें कितना जेड है, बिकॉज ऑफ द अंदर इसमें सब सेल्स भी होते हैं, वो भी एक रोल प्ले करते ही हैं। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। तो इनकी वजह से जो ये क्या करते हैं, ये